हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नरगिस दत्त, शबाना आजमी, मधुबाला या मीना कुमारी। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, नरगिस दत्त राज्यसभा में नामित होने वाली पहली फिल्म स्टार थी। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त 1980 से 1951 तक मनोनीत की गई थी, लेकिन प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य ये पहली महिला अभिनेत्री थी। बल्कि पहली महिला राज्यसभा सदस्य जो नामित की गई थी वो श्रीमती रुक्मणी देवी थी, जो 1950 से 1952 से 1962 तक रहीं। तथा प्रथम फिल्म निर्माता श्री मृणाल सेन 1997 से 2003 के बीच में राज्यसभा के सदस्य रहे। राज्यसभा में अधिकतम सीटें जो है 250 हैं, जो कि 238 राज्यों से आती हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 लोगों को मनोनीत करता है। उनके बारे में ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। उन्हीं को जो है मनोनीत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभुसत्ता के बहुसिद्धांत में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य पर, धर्म पर, व्यक्ति पर, संघ पर यानी एसोसिएशन पर। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, संघ पर। हेराल्ड लॉस्की और कोल जैसे बहुलवादी विचारकों के अनुसार राज्य अनेक संगठनों में से एक संगठन है, इसलिए उसे अन्य संगठनों से श्रेष्ठतम नहीं माना जा सकता। राज्य की भांति अन्य संगठनों को भी अपना स्वशासन चलाने का पूर्ण अधिकार होता है, अतः राज्य इसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था, अच्छा नागरिक अच्छे राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, रूसो, अरस्तु या लॉस्की। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अरस्तु, जो महान सिकंदर के गुरु थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, पहला पहल, दूसरा वापस बुलाना, तीसरा है जनमत संग्रह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जनमत संग्रह के आधार पर जनता की राय ली जाती है। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह की विधि अपनाई जाती है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही जनमत संग्रह विधि का प्रयोग कई बार किया गया है। प्रारंभ में देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय के लिए गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका प्रयोग जूनागढ़ रियासत को मिलाने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। ऑप्शन दिए गए, अधिक व्यापक, संकीर्ण, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर या दोनों के बीच कोई तुलना नहीं। इसका ऑप्शन पहला सही है, इसका अधिक व्यापक है इसका रूप। राज्य की तुलना में समाज अधिक बड़ा होता है। मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों के बदलते हुए रूपों का अध्ययन है। समाज के अंतर्गत संपूर्ण मानवीय समुदाय समाविष्ट होता है, चाहे वह सुव्यवस्थित समुदाय ही आते हैं। समय की दृष्टि से समाज राज्य से पूर्ववर्ती होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जम्मू कश्मीर। पहला जो था, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती थी, लेकिन अब जो है 370 धारा हट गई है और संपूर्ण जो है अधिकार होते हैं संघीय सूची में
संसद के पास। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, दूसरा जो नास्तिक हो, तीसरा जो धर्म विरोधी हो, चौथा ऑप्शन है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। तो इसका ऑप्शन पहला सही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ब्रिटेन। सबसे पहले जो है संविधान का निर्माण ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। भारत में संविधान की संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी है। इस धारणा को सर्वप्रथम अभिव्यक्ति उस स्वराज्य विधेयक में मिली जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में तैयार किया गया था और ये ऐसा विचार था जिसके द्वारा भारतीय स्वयं अपने देश के लिए संविधान का निर्माण कर सकें। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और संविधान साधन है। ऑप्शन दिए गए हैं, विधिक न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के या सामाजिक न्याय के। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, आर्थिक न्याय के। संसद और संविधान साधन है। तो संसद और संविधान आर्थिक न्याय के साधन है। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 38-39 में राज्य में कल्याणकारी कदमों की घोषणा की गई है। धनी से धन छीनकर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति एवं संसाधनों में वृद्धि करके जनता का हित साध सके और राज्य की ये प्रतिबद्धता होगी। अगला प्रश्न है, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, तीसरा है भरे जाने वाले पदों से एक कम विकल्प या उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। तो ऑप्शन चौथा सही है, उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में प्रत्येक मतदाता उतने ही विकल्प व्यक्त कर सकता है जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इसमें मतदान गुप्त होता है। निर्वाचक मंडल में शामिल प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग कराता है। संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 पारित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा या प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय या जब विशेष अधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। नियमों की दृष्टि से शून्यकाल एक अनियमितता है। इस काल में विषय बिना अनुमति के या पूर्व सूचना के उठाए जाते हैं। भारतीय संसद में जब सत्र यानी बैठकें प्रारंभ हो जाती हैं तो सदन का हर दिन अधिवेशन होता है। अधिवेशन को साधारणतः 2 बैठकों में बांटा जाता है। प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं और इसे प्रश्नकाल कहते हैं तथा प्रश्नकाल और अगली सुनवाई दूसरी बैठक के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना क्या है? सकारात्मक कर्तव्य है या कानूनी कर्तव्य है, नागरिक कर्तव्य है या निषेधात्मक कर्तव्य है? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, नागरिक कर्तव्य है।
क्योंकि सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना नागरिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, बल्कि इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का में प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 कर्तव्य बताए गए हैं, जिनमें से एक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक या सिविल सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, नागरिक। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है कि वह नागरिकों को प्रमुखता देता है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में यह घोषणा की गई है कि भारत गणराज्य है। संविधान का दर्शन ही भारत के लोगों में निहित है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता की घोषणा इस बात का संकेत है कि संविधान के आधार में उन लोगों का प्राधिकार निश्चित है। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रधानमंत्री का, स्पीकर का, विपक्ष के नेता का या राष्ट्रपति का। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का। प्रश्न काल के बाद का समय दोनों सदनों में शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और यह 12 बजे से प्रारंभ होता है। शून्यकाल के लिए वैधता एवं निर्देशन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, आमुख, स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, आमुख नहीं है। आमुख प्रस्तावना संविधान का भाग है, ना कि संसद का। स्थगन, भंग करना, बर्खास्त करना संसद के संचालन से संबंधित पद है। प्रश्न अनुसार यह विकल्प में व्याख्या सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थायी संस्था कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार, राजनीतिक दल, रेड क्रॉस या यूएनओ। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, परिवार। परिवार एक स्थायी संस्था है। मानव समाजों में परिवार जितनी नैसर्गिक कोई अन्य सामाजिक संस्था नहीं दिखाई देती है। अन्य विकल्पों में राजनीतिक दल मानव समूहों का उदाहरण होते हैं, लेकिन इसका विघटन हो जाता है। सामाजिक मानव विज्ञान ने कई दशकों तक विभिन्न संस्कृतियों में यह दर्शाने के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान किए हैं कि विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न स्वरूप होते हुए भी परिवार, विवाह, नातेदारी संस्थाएं सभी समाजों में महत्वपूर्ण है। उन्हें यह भी दर्शाया गया था किस प्रकार परिवार आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सार्वजनिक क्षेत्रों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? क्या स्वतंत्रता स्वाधीनता में बाधक है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, निजीकरण या राष्ट्रीयकरण। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में स्वतंत्रता जो है वो स्वाधीनता में बाधक है। शासन का केंद्रीकरण स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, जबकि स्वाधीनता से आशय एक स्वयंभू राष्ट्र से है। स्वतंत्रता सामाजिक न्याय का ही एक भाग है। संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 में क्रमशः स्वतंत्रता, समानता के अधिकार को भेदभाव रहित रूप प्रदान किया गया है। राज्यों के लोगों को बहुआयामी उन्नति एवं विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। सही है। दूसरा ऑप्शन, लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। सही है। दूसरा भी सही है ऑप्शन तीसरा। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ये गलत है। राज्य विधानसभा के लिए इसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य पूरी हो। ये भी सही।
तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, ये गलत है। यानी विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के चुनाव। ये अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1835 को, 1885, 1925 या 1964। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 1925 को। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना आधिकारिक रूप से 25 दिसंबर 1925 को कानपुर में पार्टी के प्रथम सम्मेलन की गई थी। लेकिन सीपीआई के बयान के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दूसरे कांग्रेस के तुरंत बाद ताशकंद तुर्किस्तान स्वायत्त सोवियत समाजवादी गणराज्य में 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, 1925 को आधिकारिक तौर पर हुई थी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन दिए गए आलोचना के अधिकार पर, दूसरा एकत्र होने के अधिकार पर, या निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, या संपत्ति के अधिकार पर। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर। लोकतंत्र की सफलता निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। जहां व्यक्ति स्वतंत्र नहीं वहां लोकतंत्र नहीं। अनुच्छेद 19 से 22 तक के अनुच्छेदों के समूह का शीर्षक है स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 7 स्वतंत्रता थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल का विचार लिया गया है। ऑप्शन दिए गए ब्रिटेन से, अमेरिका से, स्कैंडिनेवियाई देशों से, या फ्रांस से। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, स्कैंडिनेवियाई देशों से। लोकपाल का विचार भारत में स्कैंडिनेवियाई देशों यानी डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन के एक समूह है जिन्हें ये कहा जाता है, और मुख्यतः स्वीडन से लिया गया है। भारत में यह संवैधानिक प्रतिनिधि होता है जो भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। 2013 में अन्ना हजारे आंदोलन के बाद एक बिल पास करके इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं मंगोलिया, स्पेन, चिली या चीन। इसका ऑप्शन चौथा सही है, चीन। चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन पार्टी का ही शासन है। 2013 में यहाँ संसदीय चुनाव हुए थे। इस प्रकार यहाँ एक ही पार्टी में सरकार के सभी अधिकार निहित है। 1949 से चीन में यह प्रणाली लागू है। इसके अतिरिक्त क्यूबा, लाओस, वियतनाम आदि देशों में भी एक दलीय शासन व्यवस्था प्रचलन में है। हमारा अगला प्रश्न है कोई राज्य निम्नलिखित में से किसके बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। ऑप्शन दिए गए हैं लोकतांत्रिक सरकार के बिना, दूसरा ऑप्शन है संसदीय सरकार, तीसरा राष्ट्रपति की सरकार, या किसी भी प्रकार की सरकार। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। राज्य का अस्तित्व तभी है जब वहाँ पे कोई सरकार हो जो राज्य को का शासन सुचारू रूप से चला सके। जहाँ कोई सरकार ही नहीं वहाँ अराजकता फैल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं दलीय पार्टी प्रणाली, या संसदीय प्रणाली, जातीय व्यवस्था, या आर्थिक प्रणाली यानी अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, जातीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ऑप्शन दिए गए हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता या भाईचारा। तो इसका ऑप्शन हमारा दिए गए हैं 1 2 2 3 1 3 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन हमारा
चौथा सही है, सभी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या भारत रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियां की मंजूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन दिए गए, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, भारत के प्रधानमंत्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री या भारत रत्न और अन्य उच्चतम सम्मान पुरस्कारों की समिति का प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। इन्हीं की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत में 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम यह 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं भारत रत्न। भारत रत्न सर्वप्रथम सामूहिक रूप से राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को प्रदान किया गया था। वर्ष 2015 में महामना मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से विभूषित किया गया था। वर्ष 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है निजी संपत्ति को परिरक्षित रखना, या जनता के धर्म का संवर्धन करना, या शोषण पर नियंत्रण करना, या मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। किसी कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण अधिकार जो होता है उत्तरदायित्व मूल अधिकारों का रक्षा करना होता है। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है। किसी कल्याणकारी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा लोगों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किया गया है जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता। इस उद्देश्य से संविधान ने न्यायालय की व्यवस्था की है। संविधान के भाग 3 भाग 4 में संपूर्ण अनुच्छेदों के अनुसार भारत स्वयं को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन दिए गए हैं, संघीय प्रणाली, दूसरा एकात्मक प्रणाली, तीसरा संसदीय प्रणाली, चौथा राष्ट्रपति प्रणाली। का ऑप्शन हमारा पहला सही है, संघीय प्रणाली। सरकार की संघीय प्रणाली यानी संसदीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। विश्व में अधिकतर देशों में यह शासन प्रणाली पाई जाती है जिसमें संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, वह अभिभाषण करने के लिए ही सदन में प्रवेश करता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद का उल्लेख है और संसद का अभिन्न अंग जो है राष्ट्रपति है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लोगों के जीवन का उच्च स्तर, समाज में आय का समान वितरण, समाज में उच्च व्यक्तिगत कल्याण, या समाज में अधिकतम सामाजिक कल्याण। इसका ऑप्शन पहला सही है, लोगों के जीवन का उच्च स्तर। लोगों के जीवन का उच्च स्तर होने की कल्पना समाजवादी शासन में ही है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में प्रारंभ में इस शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। लेकिन समाजवादी धारणाएं संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन, दूसरा जन राजनीतिक चेतना, या सामाजिक असमानताएं, या क्षेत्रीयता प्रादेशिकता। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। क्योंकि बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण है। लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है, जिससे भारत के संविधान का अन्य देशों के संविधान के मुकाबले विशिष्ट है, जिससे यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिलता। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। और अगला प्रश्न है,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? ऑप्शन दिए गए सामाजिक न्याय, व्यक्तियों की मर्यादा, स्थिति की समानता, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। उद्देशिका में जिन स्वतंत्रताओं का उल्लेख है उनमें अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से 28 तक में स्थान दिया गया है, जो आस्था और पूजा की स्वतंत्रता विचार से संबंधित है। भारत में हिंदुओं धार्मिक सत्ता का कोई प्रतिष्ठान नहीं है, अर्थात धार्मिक सत्ता किसी व्यक्ति, पद, संस्था में नहीं होती, अतः राज्य धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष होता है, जबकि इस्लाम में राज्य और धर्म संयुक्त है। पंथनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना का जन्म फ्रांस से हुआ है। अगला प्रश्न है, जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव आयोजित करना उचित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, चुनाव किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है जी नहीं, चुनाव करना संभव नहीं है। तीसरा, संसद में अनुमति लेना आवश्यक है, या भारत के निर्वाचन आयोग की अनुमति से चुनाव किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, अगर राज्य की विधानसभाएं भंग हो तब भी राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ऑप्शन दिए गए साम्यवादी राज्य की, लोकतांत्रिक राज्य की, सर्वसत्तात्मक राज्य की, या समाजवादी राज्य की। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, साम्यवादी राज्य की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन दिए गए विपिन हजारिका, दूसरा ऑप्शन अन्ना हजारे ने, तीसरा ऑप्शन है बाबा आमटे ने, चौथा ऑप्शन है मेघा पाटकर ने। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अन्ना हजारे ने। अन्ना हजारे एक भारतीय समाज सेवी हैं। उन्होंने जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए अगस्त 2011 में आमरण अनशन किया था। इस उपवास के समर्थन में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। जन लोकपाल बिल भारत में नागरिक समाज द्वारा प्रस्तावित भ्रष्टाचार विरोध बिल है, जो सशक्त जन लोकपाल के स्थापना का प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्गों से, या अनुसूचित जनजातियों से, या अल्पसंख्यकों से, या अनुसूचित जातियों से। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित है मंडल आयोग, क्योंकि भारत में मंडल आयोग की स्थापना 1979 में अन्य पिछड़ा वर्गों की पहचान करने के लिए की गई थी। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इस बात का समर्थन किया गया है कि भारतीय कानून की धारा के अंतर्गत निची जाति के सभी सदस्यों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग अनुपात के तहत सरकारी नौकरियों और निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों का कोटा बढ़ाकर 27 से 49% कर दिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, या जापान। उसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। ऑप्शन दिए गए सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, दूसरा ऑप्शन है फांसीवाद प्रकार की सरकार, तीसरा ऑप्शन है सरकार का संसदीय स्वरूप, चौथा है सरकार का समाजवादी प्रकार। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, सरकार का समाजवादी प्रकार, जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? ऑप्शन दिए गए दार्शनिक संप्रदाय, दूसरा ऐतिहासिक संप्रदाय, तीसरा विश्लेषणात्मक संप्रदाय, चौथा है समाजवादी संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, दार्शनिक संप्रदाय सबसे पुराना
और प्राचीन है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण। दूसरा है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। तीसरा, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग। चौथा है, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी अवस्था या शर्त से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सरकार बनाने, संचालित करने, व्यवस्थित करने या गठित करने का अधिकार दिया जाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है। ऑप्शन दिए गए, निर्वाचित प्रतिनिधि, नामित प्रतिनिधि, कर्मचारी या जमींदार वर्ग। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ, तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, कर्मचारी। नौकरशाही का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जहां बहुत सारे विभाग, प्रशासक, निम्न अधिकारी हों। इसके तहत बहुसंख्यक लोग सरकार के विभागों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन वे सभी निर्वाचित नहीं किए जाते। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान के पूरे पाठांतर को बजाने या गाने में लगने वाला समय सेकंडों में कितना होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, 60 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 57 सेकंड। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 52 सेकंड। क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रीय गान 52 सेकंड का होता है। इसका एक छोटा रूपांतरण भी है जिसमें प्रथम और अंतिम पंक्ति का प्रयोग किया जाता है और गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। इसका विशेष अवसरों पर प्रयोग भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत है। ऑप्शन दिए गए हैं, बहुमत की राय या राजनीतिक मामलों पर जनता की राय या देश के नागरिकों की राय या संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, बहुमत की राय, जनमत संग्रह। क्योंकि किसी भी समाज में बहुसंख्यक लोगों के विश्वास को जानने के लिए जनमत एक प्रचलित और व्यापक अवधारणा है। यह किसी खास विषय या मुद्दे के बारे में समुदाय के व्यक्तिगत विचारों, मनोवृत्ति और विश्वासों को जानने का एक सार्थक और संतुलित प्रयास है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र समाजवाद का लक्ष्य है। ऑप्शन दिए गए, शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना। दूसरा, हिंसा को शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना। तीसरा ऑप्शन है, हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना या लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या 24 होती है, सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है, ये सारनाथ से लिया गया है। और चौथा ऑप्शन है, राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकेंड है, ये भी सही है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति से है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह शेर हैं और जो एक दूसरे की ओर पीठ करते हुए बैठे हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीचों बीच में एक चक्कर बने हुए हैं। इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य व्यक्तिगत के संबंधित धारणा को बढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन है, नेशनल स्टेट एक प्रकार से अविविधायी प्रवृत्ति है, या राज्य एक प्रकार से कुछ लोगों के हाथ शोषण संबंधित औजार है, या राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, नेशन स्टेट एक प्रकार से अविभाज्य प्रवृत्ति है। क्योंकि फांसीवाद आक्रामक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में क्षेत्रीय लाभ सुरक्षित करने और तानाशाही को बढ़ावा देने के लिए भू राजनीतिक रणनीति का अनुसरण करते हुए बाह्य संप्रभुता का दावा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए गए हैं, जियोवंश, सीले, प्लेटो या अब्राहम लिंकन। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, यह कथन सीले का है।
लोकतंत्र सरकार का एक रूप है। इस धारणा को व्यापक स्तर पर कई लेखकों ने अपना समर्थन दिया है। प्रसिद्ध लेखक सीले के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। सीले ने लोकतंत्र को सैद्धांतिक रूप की ओर संकेत भी किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं, सुचेता कृपलानी, महबूबा मुफ्ती, द्रौपदी मुर्मू या राजेंद्र कौर भट्टर। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, राजेंद्र कौर भट्टर। राजेंद्र कौर भट्टर पंजाब की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कांग्रेस नेता के रूप में वह जनवरी 1996 से 1997 तक मुख्यमंत्री का पद धारण किया और वह पंजाब की 14वीं मुख्यमंत्री और भारत की 8वीं महिला मुख्यमंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, आर के षणमुगम शेट्टी, दूसरा है लियाकत अली खान, तीसरा जॉन मथाई, चौथा ऑप्शन सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, आर के षणमुगम शेट्टी, क्योंकि आर के षणमुगम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। वह 1947 से 1949 के बीच रहे। जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया। इससे पूर्व वह 1933 से 1935 तक भारतीय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रहे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको ऑप्शन दिए गए हैं, वह भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सही है। वह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, या वह उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, या उसने मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में अनुभव का प्रदर्शन किया हो। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है, वह भारत का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंताओं के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस निकाय को स्थापित किया गया है? तो इसको ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय विधि आयोग को, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग को। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को।